फड़ के वाचक कौन थे? फड़ कौन बाजते हैं? भोपा लोग बाजते हैं। अलग अलग लोक देवता के लिए अलग अलग फड़ है। भोपा है वो फड़ बाजने का काम करते हैं। पाबू जी के भोपे हैं, देवनारायण जी के भोपे, बड़ गुज्जर हो गए है ना, गुर्जर जाति के भोपे विशेष रूप से जंतर वाद्य यंत्र के साथ में है ना, तो वो आप सबको पता ही है, जंतर वाद्य यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। और तत्वाद्य यंत्र होता है, उसके साथ साथ आपके गुर्जर जाति के जो भोपे होते हैं वो आपके गुर्जर भोपे देवनारायण जी के हो गए। ठीक है, देव नारायण जी। और हम बात करें थोरी जाति या नायक जाति की बात करें भोपों की, तो ये हो गए आपके पाबू जी के भोपे। ठीक है, पाबू जी के भोपे। ओके, अगला देखो, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित किलों को क्या कहते हैं? देखो, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित दुर्ग है वो गिरि दुर्ग है, पर्वत दुर्ग है ना, गिरि दुर्ग या पर्वत दुर्ग कहलाते हैं। अब दुर्गों की क्या है कि कैटेगरी है, दुर्गों का प्रकार है। तो भाई मैं तुम्हें लिखा देता हूँ, चार तो यही पर दिए गए हैं, और जो शुक्र नीति के अनुसार जो इनके जो प्रकार है आठ, वो भी बता देता हूँ ताकि तुम लोगों को और अच्छा लगे। सुनो मेरी बात यहाँ पर, द से धानवन, द से धरती दोरारी, ई पर देव रमण ने आवे धरती दोरारी। मरुस्थल रेत में जो स्थित है वो धानवन दुर्ग है। पारी, ख, ख से खाई, जिस दुर्ग के चारों तरफ खाई हो पारिक दुर्ग कहलाता है ना, खाई हो जिसके चारों तरफ, पारिक दुर्ग कहलाता है। सैन्य दुर्ग, जिसमें आर्मी के हिसाब से ना, सेना के हिसाब से जो बनाया गया है, आर्मी वाला जो दुर्ग होता है वो आपका होता है सैन्य दुर्ग। सहाय दुर्ग होता है एक, सहायता कौन करता है तुम्हारी, तो सहाय दुर्ग है गुरु जी। सहायता तो मेरे सगे संबंधी मित्र मित्री काम आती है, बाकी तो मेरे काम ही नहीं आते। तो सगे संबंधी जिसमें रहते हैं, सगे संबंधी जिस दुर्ग में रहते हैं वो दुर्ग कौन सा हो गया? सहाय दुर्ग है। बोलो कितने प्रकार की कैटेगरी होगी? एक, दो, तीन, चार। अगली और कैटेगरी बता देता हूँ, पारिक दुर्ग क्या? पारिध दुर्ग होता है, पारिध है ना, हाँ जी, सहाय हो, एरण हो गया और पारिध हो गया, लिखो इसके साथ साथ। एक है आपका 5वें नंबर का पारिद दुर्ग, 6ठे नंबर का एरण दुर्ग, 7वें नंबर का जो है एरण दुर्ग, सहाय दुर्ग, पारिक दुर्ग। आगे देखिए, पारिध, ध से परिधि हो, जिस दुर्ग के चारों तरफ क्या हो? परिधि। परिधि मतलब क्या होती है? जिसके चारों तरफ दीवार हो, वो पारिक दुर्ग कहलाता है। दिमाग में रखना थोड़ा। एरण, मित्री मारी बैरण, रास्ते में कांटे बिछा के चलेगी फूल बिछाने की जगह, तो एरण बैरण याद रखना। जहां रास्ते में कांटे हो ऐसे दुर्ग, रास्ते में जहां क्या हो? कांटे हो, वो एरण दुर्ग की श्रेणी में आएगा। ठीक है, सैन्य दुर्ग। जल दुर्ग जिसे औदुक दुर्ग भी कहते हैं, जल दुर्ग जिसे क्या कहते हैं? औदुक। और ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, औदुक, हाँ, जल में डूब कर कोई मर जाए तो बड़ा दुख होता है, तो ये जल दुर्ग होता है, जो से गागरोण का किला है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। फिर हम बात करें कि आपके, हाँ जी आगे बढ़े। ओके, बहुत बढ़िया। आई एम न्यू टाबर सर। ओके विकास कुमार, सब्सक्राइब कर लो बेटा, ताकि नई क्लास भी जल्दी मिल जाए तुम लोगों को। मुझे अच्छा लगता है जब तुम लोग जुड़ते हो, तो मैराथन लेने का आनंद ही कुछ और है। उत्तरी मेवाड़ में भीलों का जो प्रदेश, सॉरी, उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत कौन सा है? मेवाड़ में भीलों का प्रसिद्ध गीत, और ऑप्शन में दिया है तुम्हें उत्तरी मेवाड़, ध्यान रखना। उत्तरी मेवाड़ वापस अगली बार पूछ लेंगे कि उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी, ऐसे भी प्रश्न पूछ लेते हैं। तो भीलों का जो गीत है हमसिडो होता है। भीलों का जो प्रसिद्ध गीत वो क्या होता है? हमसिडो होता है, विशेष रूप से हमसिडो युगल गीत है विशेष रूप से। आपका भील स्त्री पुरुष के द्वारा जो गाया जाता है वो आपका युगल गीत हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब राजस्थान के मैप के अंदर अगर आप थोड़ा बहुत भी देखें, तो मैं थोड़े से गीत आपको बता देता हूँ। जैसे जो है गोगरी है, कुर्जा है, गोगरी है, कुर्जा है, पीपड़ी है, और इसी के साथ साथ आपका जो है आपका कुर्जा हो गया। हम ये जो मेवाड़ पश्चिमी पूरी राजस्थान के मुम्मल हो गया, रतन राणो हो गया, मुम्मल हो गया, रतन राणो हो गया, जोरावा हो गया। जोरावा एक वीरा गीत है जो सब पश्चिमी राजस्थान के हो गए, विशेष रूप से जोरावा हो गया। हम ये बात विशेष याद रखेंगे। हाड़ौती में बिछुड़ो गीत गाया जाता है। ठीक है, यहाँ हाड़ौती की बात करें तो मरणासन स्थिति में पति को उसकी पत्नी कहती है कि मैं तो मर रही हूँ, तू दूसरी शादी कर ले। ठीक है, तो हाँ पपैयो गीत भी है, पपैयो है। हाँ ठीक है, गणितों की बात है। ओके, तो हाड़ौती में बिछुड़ो गीत है। तुम लोगों को कमेंट पढ़ के बड़ी लाइव में कभी कभी मुझे अजीब लग रहा है, मतलब थोड़ा डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, क्लास एक हुई। हाड़ौती गीत हो आपके, ये हो गया रसिया, इसमें हो गया। ढोला मारू है तो सिरोही में हो गया, है ना, ढोला मारू आपका सिरोही का हो गया। ढोला मारू गीत है वो आपका सिरोही हो गया। आगे बढ़े नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अब देखो, राजस्थान की कौन सी इमारत झुंझुनू का हवा महल कहलाता है? वैसे तो हवा महल आपका हो गया जयपुर का। अब हवा महल जो झुंझुनू का, या राजस्थान का सेकंड हवा महल या झुंझुनू का हवा महल, जिसमें लखनऊ जैसी भूल भुलैया आपको देखने को मिलती है, ये है आपका खेतरी महल है। कौन सा है? खेतरी महल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेतरी महल के बारे में बात करें, राजस्थान का दूसरा हवा महल, या हम इसे कहेंगे सेकंड हवा महल, शेखावाटी का हवा महल, शेखावाटी हवा महल। अब इसके साथ एक और फैक्ट लिखो कि भोपाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। कहाँ स्थित है ये बताओ। एक बार परीक्षा में प्रश्न ये पूछा गया था कि खेतरी महल खेतरी में है या झुंझुनू में है, ये कमेंट कर दो। बाकी बातें छोड़ो थे, हैं? बाकी बातों, हाँ तो बाकी बातें नहीं, सिर्फ ये बता दो झुंझुनू या खेतरी। हाँ, भोपाल सिंह द्वारा निर्माण। पढ़ना कुछ नहीं है, पढ़ना वही जो एग्जाम में पूछे। अब इसकी जो विशेषताएं हैं उसकी बात कर लेता हूँ। इसकी विशेषताओं में लिखिएगा कि लखनऊ जैसी भूल भुलैया शैली यहाँ देखने को मिलती है। लखनऊ, लखनऊ शैली पर लखनऊ जैसी आपको भूल भुलैया, मतलब आप जाओगे तो ऐसा लगेगा गुम हो रहे हो। लखनऊ जैसी भूल भुलैया शैली में स्थित है। हम्म।
ईओआरओ की वैकेंसी का अभी पता ही नहीं है, पहले ज्वाइनिंग वगैरह देंगे, अगले साल पॉसिबल है। अभी तुम तुम्हारे सामने जो है उसके ऊपर फोकस करो ना, माहौल बन रहा है बनता रहेगा वो तो, थोड़ा तुम समझो इस चीज को। खेतरी महल, हाँ जी, ओके, झुंझुनू में, ओके, खेतरी महल झुंझुनू। गागरोन का किला कहां पर स्थित है? ये गागरोन के किले की बात करें तो आपका झालावाड़ के अंदर हो गया। डोल्ड परमारों ने इसको बनवाया था, बाद में ये उनके हाथ से निकल गया था, तो उसके संबंध में हम बात करेंगे विशेष अपने इसी काली सिंध और आहू नदी के किनारे ना। आहू, अभी देखो तुम्हें याद कराता हूं, आहू और काली सिंध, आहू और काली सिंध नदी के किनारे पर स्थित है, और राजस्थान का पहला जल दुर्ग है जो आपके AK-47 के किनारे स्थित है। फर्स्ट जल दुर्ग है राजस्थान का पहला जल, या जिसे हम कहेंगे औदुक दुर्ग, औदुक दुर्ग। तो राजस्थान का एक जल दुर्ग जो कि आपका झालावाड़ में स्थित गागरोन का किला हो गया, और इसे गगराटपुर भी कहते हैं, दुलरगढ़ भी कहते हैं, गगराटपुर भी कहते हैं, गगराटपुर, गगराटपुर, दुलरगढ़, गगराटपुर भी कहते हैं, दुलरगढ़ भी कहते हैं, और डोडगढ़ भी कहते हैं। डोडगढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डोड परमारों के द्वारा बढ़वाया गया था, इसलिए ये इसका क्या पड़ गया, एक उपनाम पड़ गया। तो 3 इसके उपनाम है, आपको याद रखने हैं। और पहला जल दुर्ग है जो कि झालावाड़ में है, AK-47 के किनारे, आहू और काली सिंध नदी आके मिलती है, वहां उसके कॉर्नर में ये बना हुआ है, ठीक है, ओके। अभी तो 4 घंटे हुए, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी सारा आसमान बाकी है। चिंता मत करो, 8 घंटे में सारे प्रश्न डिटेल व्याख्या के साथ करूंगा। और कई सारे ऐसे होंगे जो बार बार कुछ रिपीटेड उसे मिलते जुलते, उसमें हम कम व्याख्या करेंगे। व्याख्या जितनी ज्यादा करोगे एग्जाम में उतना सुख पाओगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो, समय का नाम मत लो वरना थकान आ जाएगी, और थकान आनी नहीं चाहिए, इंसानी कमजोरी होती है। मेहनत में एक बार कूद जाओ, मैं किस लिए मेहनत करता हूँ रोज 15-16 घंटे, क्योंकि मुझे पता है मेरे से पढ़ने वाले लाखों बच्चे हैं, तो मैं आराम कर ही नहीं सकता। तुम लोग ये सोचो कि माँ बापू का सपना पूरा करना है, उन्हें कम से कम 10 साल ज्यादा उम्र देनी है, जल्दी नौकरी लगती है। जो मेरी बात से सहमत है तो वो एक बार लाइक करके बता दें यस सर। तुम नौकरी लगोगे तो पेरेंट्स की उम्र अपने आप बढ़ जाएगी, संतुष्ट हो जाएंगे, उनके सवाल, उनके मन में क्वेश्चन आना बंद हो जाएंगे कि मेरा लड़का लड़की क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उनके मन में टेंशन खत्म हो जाएगी। उनको चिंता मुक्त करना इस धरती पे सबसे बड़ा काम है। कोई तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बस पेरेंट्स को खुशी दे देना। जिंदगी में कामयाब होके, मैं ये नहीं कहता कि कामयाबी सिर्फ सरकारी नौकरी तक, आप ट्राई करो, सरकारी नौकरी निश्चित रूप से लगेगी, है ना। तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1191, और गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अगला देखो, ये प्रश्न अच्छा है, अब इस प्रश्न का उत्तर कौन बताएगा? आज आज फटाफट। ठीक है, रुस्तम, प्रियंका, दिव्या, सुमित्रा। बालिका ही पढ़ रही है, बच्चे लोग, लड़के लोग कमेंट नहीं करते ना। या तो बालिका ज्यादा बोलती है या फिर पढ़ती ज्यादा है, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बताओ। थैंक यू सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार जुड़े हुए हो, बहुत बढ़िया। देखो, अनुभव वाणी, इस किताब में निम्नलिखित में से किसके आध्यात्मिक शिक्षण जो है आपके, किसके आध्यात्मिक शिक्षण निहित है? अब देखो, अनुभव वाणी ये राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ हो जाता है, सीधी सी बात है, ये रामचरण जी से संबंधित ग्रंथ हो जाता है। महर्षि नवल राम जी के द्वारा इसका क्या किया गया था, संकलन किया गया था, और मैं एक अच्छा प्रश्न मानूंगा इसको। और इसके अंदर नवल राम जी ने संकलन किया था, रामचरण जी से संबंधित हो जाते हैं विशेष रूप से। और रामचरण जी के शिष्यों में एक, और इन्होंने अपना नया संप्रदाय चलाया था, उसके ऊपर भी बात करूंगा। रामचरण जी जो राम स्नेही है, उनके संबंधित ये ग्रंथ हो जाता है। उनके शिष्य हुआ करते थे आपके कौन, नवल, नवल राम जी। अब नवल राम जी ने नागौर में एक पीठ बनाई अपनी, उसके बारे में प्रश्न बताता हूं, बहुत शानदार वाला। इनके द्वारा जो संप्रदाय चलाया गया, एक निर्गुण नवल संप्रदाय चलाया गया, निर्गुण नवल संप्रदाय चलाया गया। अब नवल संप्रदाय चूंकि एक निर्गुण संप्रदाय है, तो इसकी पीठ जो है वो लिख लीजिएगा, नागौर के अंदर है। जोधपुर और नागौर में इसका ज्यादा प्रभाव था। हर्षोल है ना, पीठ है आपकी जोधपुर के अंदर, पीठ आपकी कहां पर होगी, जोधपुर के अंदर। नवल संप्रदाय की जो पीठ है वो आपकी जोधपुर के अंदर। हर्षोलाव नागौर के अंदर आपका जन्म होता है, जन्म कहां होता है, हर्षोलाव, और हर्षोलाव है आपके नागौर के अंदर। किसकी बात कर रहा हूं मैं, नवल राम जी की बात कर रहा हूं। इसके साथ साथ ये सारे फैक्ट आपके क्लियर होते हैं। अनुभव वाणी जो ग्रंथ है, ये आपका संकलन है, वो इनके द्वारा, नवल राम जी के द्वारा किया गया था। अच्छा प्रश्न है, तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। तो घड़ीचों की बात है भाई, घड़ीचों की बात है, ओके। फटाफट 10,000 लाइक पूरा करो। बहुत अच्छा लगता है दिल से जब पढ़ाते हैं, रिजल्ट मिलता है, और इस तरह से मुझे मेरी सालों की मेहनत है जो आज दिख रही है। चिंता मत करो, 6 महीने में 1 मिलियन होकर पूरे राजस्थान के सारे बच्चे जो कहीं भी इधर उधर भटक रहे हैं, उन सबको सही दिशा देंगे, ठीक है। अब वो कोचिंग संस्थानों का दौर गया जब कोचिंग संस्थानें मनमानी करती थी, महंगी महंगी फीस, एफोर्डेबल लिमिटेड फीस, बढ़िया ट्यूशन, और उस फीस में भी क्वेश्चन मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि यार तुमने कोई कोर्स दे दिया 90% क्वेश्चन नहीं मिले, वो बड़ी बात होती है। विद्यार्थी फिर ये कहेगा सर आपने पढ़ाया, हम ही डोपे थे जो पढ़े नहीं। सही बात है नहीं, मैं 90% मिलूंगा कोई भी बैच हो, चाहे पटवारी है, लैब असिस्टेंट है, रेट अभी 17 अगस्त को पटवारी का पेपर होगा, उसमें देखना मैं 90% प्रूफ दूंगा, 150 में से 125 135 तक। आगे लैब भी आएगा, आगे सब इंस्पेक्टर जीके वाला पेपर भी देख लेना, रेट भी देख लेना। तो इस विश्वास के साथ बच्चे को पैसा, हमारा भी मन ऐसा नहीं होता कि हमने ऐसे ही पैसे ले लिए, और बच्चे का भी ऐसा मन नहीं होता कि यार कहाँ कोचिंग कर ली। चलो, 13 ताली लोक नृत्य है, वरना कितनी भारी भारी फीस भर के आ जाओ, कुछ नहीं होना है। 5 भरो, 10,000 भरो, ट्यूशन मिलना चाहिए।
सिलेक्शन दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। सिलेक्शन तो क्या है कि सोशल जिसका कॉन्टेक्ट होता है ना वो 100 सिलेक्शन एक साथ ही दिखा देता है कि लो हमारे सिलेक्शन। चलो, तो रिजल्ट 90% प्रूफ दिखाने में वो नहीं आते आगे, ये सच्चाई है। एक 13 ताली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित हो गया? तो राजस्थान से संबंधित हो गया। हमने इसकी बात की थी, मांगी बाई इसकी प्रसिद्ध कलाकार है, हमने इसके संबंध में भी बात की थी। लक्ष्मण दास, मोहनी, नारायणी, है ना, कुछ कलाकारों के नाम लिख लीजिएगा। लक्ष्मण दास, मोहनी और नारायणी, इसके जो कलाकारों के अंदर बात करें, नारायणी ये इसकी क्या है, अन्य कलाकार है जो आपके 13 ताली और रामदेव जी की आराधना में इसको किया जाता है, बैठकर किया जाता है कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। अगला प्रश्न देखो आपका, त्योहार है और इधर मेल करना है, अपशु परिचरण पूछा गया। अब तुम मुझे ये बताओ कि मैंने इसका शॉर्ट डाला था कि नहीं डाला, बहुत सीधा सा सिंपल सा, आप लोगों को हमेशा याद रहे इसके लिए। तो कजली तीज है तो आपकी बूंदी की तीज बड़ी फेमस है, कोलायत मेला है तो बीकानेर का हो गया, चंद्रभागा मेला हो गया तो झालरापाटन झालावाड़ का हो गया, ग्रीष्म शीत महोत्सव दोनों आपके माउंट आबू हो गए। लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि कौन से महीने में आयोजित किए जाते हैं, तो मैंने इनके महीने भी आपको बताए थे। ठीक है, तो ए के सामने क्या हो गया, 3 हो गया, बी के सामने 4 हो गया। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर पशु वाले थोड़े पास चल लेते हैं। ढोल नृत्य, लेकिन थोड़ी व्याख्या भी करनी पड़ेगी। ढोल नृत्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र में? ढोल नृत्य जालौर में है और ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। कौन से अवसर पर? विवाह के अवसर पर। अब ये प्रश्न ये भी पूछ ले सीधा सा, कौन से अवसर पर किया जाए, तो ये आपको याद रखना, विवाह के अवसर पर विशेष रूप से ये नृत्य किया जाता है। ओके, आई बात समझ में? अब उसके बाद में इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? जय नारायण जी व्यास इसको प्रकाश में लेकर के आए थे। जय नारायण व्यास प्रकाश में लाए, जय नारायण जी व्यास इसको प्रकाश में लाए। और ढोल कौन सी शैली में बजाया जाता है? थाकना शैली के अंदर। कौन सी शैली के अंदर? थाकना शैली में बजाया जाता है। अब लो, ये थाकना शैली भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा ढोल है आपका विवाह के अवसर पर हो गया, जालौर हो गया, तो सारे फैक्ट याद रखिएगा। ढोल नृत्य विवाह के अवसर पर है जी। ओके, सुबह से चिपके हो तुम लगातार नॉन स्टॉप, बहुत अच्छा लगता है तुम लोग इस तरह से जब पढ़ते। इसका आंसर दो, जयपुर का लोक नाट्य, आंसर करो फटाफट, इसका आंसर करो। हाँ जी, जयपुर का प्रसिद्ध लोक नाट्य श्वांग है, 4 बैत, एक हिला ख्याल है, कि तमाशा है। तो ये तमाशा हो गया। श्वांग है तो ये भरतपुर साइड में, पूर्वी राजस्थान की बात करें, श्वांग यानी पूर्वी राजस्थान वाले नाटक ज्यादा करते हैं। ठीक है, पूर्वी राजस्थान, तो ये स्वांग मतलब नाटक हो गया। और अगला है 4 बैत है तो आपका टोंक का हो गया। हिला ख्याल है वो आपकी सवाई माधोपुर और लाल सोट दोसा की है। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर की है। और इसके साथ साथ आप इसको लिख लीजिएगा लाल सोट दोसा की, लाल सोट दोसा की, लाल सोट दोसा की सवाई माधोपुर, इसकी ये होगी आपकी हेला ख्याल होगी। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब हम तमाशा लोकनाट्य शैली की बात करें। तमाशा मूल रूप से महाराष्ट्र का है, बंसीधर भट्ट इसके प्रवर्तक है ना। मूल रूप से लिखिएगा महाराष्ट्र से आया है, महाराष्ट्र मूल का है। और जयपुर में सवाई प्रताप सिंह के समय में आया था, सवाई प्रताप सिंह के समय। तो जयपुर में सवाई प्रताप सिंह के समय आया, मूल रूप से महाराष्ट्र का है। एक प्रश्न ये आता है कि इसके प्रवर्तक कौन है? तमाशा के जो प्रवर्तक है वो बंसीधर भट्ट है। कौन से? बंशीधर भट्ट, ये इसके क्या है? प्रवर्तक। तो इसको चलाने वाले, इसको स्टार्ट करने वाले। अब खुले मंच पर जो प्रदर्शन किया जाता है उसे अखाड़ा कहते हैं। तो अब आपसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लेंगे, क्या ये खुले मंच का है या बंद मंच का है? तो खुले मंच का है, क्योंकि अभी एक प्रश्न ऐसा पूछा गया था। तमाशा है वो आपके ओपन जो है स्टेज होता है, खुले मंच पर किया जाता है, ये भी याद रखो। अब इसके तमाशे के प्रमुख कलाकारों के नाम भी आपको याद रखना है कि फूलजी भट्ट है, गोपी कृष्ण है और गौहर खान है। फूलजी भट्ट, फूलजी भट्ट, गौहर खान, फूलजी भट्ट, गौहर खान और आपका गोपी कृष्ण भट्ट। बंशीधर भट्ट के साथ साथ गोपी कृष्ण कर दो। अब आगे प्रश्न आएगा तो कुछ प्रमुख तमाशों के नाम पढ़ लेंगे एक साथ, ज्यादा लिखूंगा नहीं। बंशीधर जी भट्ट इसके प्रवर्तक है, सवाई प्रताप सिंह के समय आया था। और बाकी सब कहाँ की कौन कला है मैंने बता दी। कोटा बूंदी झालावाड़ और बारा क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली है वो हाड़ौती बोली हो जाती है। सालासर हनुमान जी का मेला जो है कहाँ लगता है? सालासर हनुमान जी का मेला है वो आपका चूरू जिले में लगता है। सालासर हनुमान जी का मेला आपके चूरू जिले में। लिखिएगा इसकी मतलब मूर्ति आसोटा गांव से निकली थी ना, यहाँ आसोटा गांव से हनुमान जी की मूर्ति निकली थी। लिखो, आसोटा गांव से यह मूर्ति जो सालासर बालाजी की है वो निकली थी। थोड़ा सा ये फैक्ट दिमाग में सेट करना। उसके अलावा लिखो, इसका निर्माण जो है मुस्लिम कारीगर नूरा और दाऊद के द्वारा किया गया था। नूरा और दाऊद द्वारा प्रारंभिक निर्माण किया गया था इस मंदिर का। बड़ी अच्छी बात है, सौहार्द की बात है। नूरा और मोहम्मद, ये आपके नूरा और दाऊद के द्वारा। फिर लिखो, जो दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी, इनको सालासर बालाजी को हम क्या कहेंगे? सालासर बालाजी। यहाँ जो मूर्ति है भगवान हनुमान जी की, वो दाढ़ी मूछ वाले बालाजी है। कैसी है? दाढ़ी मूछ वाले बालाजी की मूर्ति। अब ये परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछेंगे तुमसे कि भाई दाढ़ी मूछ वाले बालाजी की मूर्ति है वो कहां पर है? तो यहाँ के आसोटा गांव से ये मूर्ति निकली थी, नूरा और दाऊद ने बनाया था। सालासर बालाजी जो है वो दाढ़ी मूछ वाले बालाजी है, चूरू के अंदर। ठीक है, ओके। भूत प्रेतों का जहां इलाज किया जाता है वो कौन सा मंदिर है बालाजी का? कमेंट में बताओ फटाफट। भूत प्रेतों का इलाज किया जाता है वो कौन सा बालाजी का मंदिर हो गया? बताओ।
राजस्थान के अंदर जो लठमार होली है वो कहाँ खेली जाती है? राजस्थान के अंदर लठमार होली है वो महावीर जी की यहाँ पर करौली हो, है ना, महावीर जी करौली, यहाँ पर लठमार। अब अलग अलग होलियां फेमस है, जो हम बात करें तो ये अलग अलग होली है। कोड़ा मार है, हाँ जी, कोड़ा मार है तो बिनाई की है, कोड़ा मार होगी आपकी बिनाई अजमेर की, ठीक है। चलो, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, बहुत बढ़िया, शाबाश। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, वहां पर बिल्कुल भूत प्रेतों की, उनका दुष्ट आत्माओं का इलाज किया जाता है, ये याद रखना, ठीक है, ओके। तो दौसा जिले का है, शाबाश। तो दौसा जिले का। इसके बाद हम बात करें बांसवाड़ा की, बात करें तो अगला लिखिएगा आपका, जो है अगला लिखो कोड़ामार के बाद। हम बात करें बाड़मेर की, तो बाड़मेर के अंदर जो होली खेली जाती है यहाँ पर लिखिएगा आपका पत्थर मार होली। कौन सी होगी? पत्थर मार जो होली है वो आपकी कहाँ की है? बाड़मेर की होगी। और इसके साथ गोविंद देव जी की है वो आपकी फूलों की होली है, और अनेक और होलियां फेमस है, कंडों की होली, फूलों की होली, बाल्टी मार, देवची मार होलियां, तरह तरह की होलियां फेमस है, याद करें। भक्ति काल का राजस्थानी साहित्य, अब जिसके क्या है कि चार काल है। भक्ति काल का राजस्थानी साहित्य कब से कब तक लिखा गया था? अब भक्ति काल का राजस्थानी साहित्य, तो पहले तो ये लिख लो कि इसका जो टाइम पीरियड है 1050 से 1450, ये पहला है प्राचीन वीर गाथा काल है। ये है आपका प्राचीन काल के अंदर वीर गाथा काल। तो सबसे पहला जो टाइम दिया गया है वो दिया गया आपका, इस समय राजस्थानी साहित्य के अंदर वीर गाथाएं लिखी जाती थी, और ये प्राचीन काल के अंदर आएगा। दूसरा जो टाइम दिया 1450 से 1650 है, वो पूर्व मध्यकाल भक्ति काल है। पूर्व मध्यकाल, और पूर्व मध्यकाल को ही कहते हैं भाई भक्ति काल। अब ये यहां से वापस से क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएगा, आज ही क्लियर कर लो ताकि लफड़ा ही खत्म हो जाए। किताबों में तो खूब डिटेल में बड़ा बड़ा पढ़ा है, लेकिन एक बार शॉर्ट में पढ़ लो। 1650 से 1850 की बात करें तो ये श्रृंगार रीति और नीति का काल है। उत्तर मध्यकाल, यानी मध्यकाल एंड मध्यकाल एंड होते होते, तो ये श्रृंगार का है, प्रेम की बात हो रही है। श्रृंगार, नीति परक, नीति परक काल है, श्रृंगार का काल है ना, रीति काल है राजस्थानी साहित्य के अंदर, रीति काल। ये हो गया सी का उत्तर, है ना, सी के सामने ये लिखना। ये सी की बात है, ये बी की बात है, ए की बात है। और हम बात कर रहे हैं इसकी डी की, 1850 से लेकर वर्तमान तक है, वो है आपका आधुनिक काल, जिसमें विविध विधाओं का, जैसे हम बात करें वात है, कहानी है, वचनिका है, रासो, ये मतलब अलग अलग तरह की नई नई रचनाएं, जिसमें बात करें जो है साहित्य की, वचनिका वगैरह मध्यकाल की होगी। आधुनिक गद्य पद्य रचनाएं इसके अंदर होगी, तो ये आधुनिक काल हो गया। तो अब ये प्रश्न जो एग्जाम में ये पूछा गया था, बार बार ये प्रश्न आएगा, अभी आगे और आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है, भक्ति काल की बात हो रही है तो बी हो गया, इसके अंदर राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अब ये थोड़ा ध्यान रखना, 1050 से लेकर वर्तमान 1000 साल जो राजस्थानी साहित्य का जो विभाजन किया गया है, वो आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग में रखना है कि भाई राजस्थानी साहित्य का विभाजन सर हम वापस से कभी नहीं भूलेंगे। अब देखो, ये बड़ा अच्छा प्रश्न यहाँ पर है कि राजस्थान में पाबू जी की ऊंटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है, ठीक है। और मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी राठौड़ को जाता है, फड़ोदी, है ना, कोड़गंड फड़ोदी में इनका जन्म स्थान। मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय। अब दिए गए में ऊंटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है, दोनों ही कथन यहाँ क्या है? सही है, बिल्कुल दोनों ही कथन यहाँ पर दिए गए आपके बिल्कुल सही हो जाते हैं पाबू जी के संबंध में, ठीक है। ऊंटों के देवता हो गए, पिता दांदल जी राठौड़, पिता इनके, और दांदल जी राठौड़। माता का नाम कमला दे, दांदल जी, माता का नाम कमला दे हो गया। सुप्यार दे है वो पत्नी का नाम हो गया, ठीक है। और इनके साथ साथ सुप्यार दे फुलम दे, लक्ष्मण के अवतार, थोड़ी जाति के आराध्य, रायका लोग इनकी पूजा करते हैं। रियासत के शासकों ने अपनी वीरता और विजयों आदि के वृतांतों को अब इतिहासकारों द्वारा लिखे गए अभिलेख में संजो करके रखा है, अपनी वीरता को। इन वृत्तांतों को आप क्या कहोगे? ख्यात है कि वचनिका है कि दवा व्यथ है या वाद साहित्य है? तो साहित्य की विदाई होगी और ये वचनिका के अंदर आ जाएगी। किसने ये मतलब वचनिका भी एक प्रकार से उनकी संबंधित हो गया, ख्यात इतिहास है। ये ख्यात मतलब क्या है? इनका इतिहास है, गद्य गद्य रचना है, ख्यात है वो आपकी इतिहास हो गया। ये अन्य रचना है जिसमें वचनिका वगैरह इनकी बात करें तो ये आपके अन्य रचनाएं इसी के अंदर हो गई, ठीक है। तो वचनिका वगैरह ये सभी अन्य गद्य साहित्यिक रचनाएं, गद्य साहित्य विधाएं, ये सब विधाएं हैं आपके। दवा व्यथ हो गई, ये सब बात मतलब कहानी हो गई। वचनिका मतलब उन्हीं की राजा महाराजाओं के जीवन से संबंधित हो गया, जैसे चंदास खींची की वचनिका है। चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर के क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? आपके चूरू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, उत्तरी राजस्थान के अंदर बात करो तो वहां पर सीधी शेखावटी आएगी, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। आगे बढ़ो, नेक्स्ट अगले में देखो, राजस्थान में किस त्योहार से पहले श्राद्ध पक्ष में आपकी सांझी बनाई जाती है? अब सांझी के संबंधित फैक्ट एग्जाम में बार बार आते हैं, सांझी के संबंधित फैक्ट बार बार आते हैं। तो ये सांझी है वो आपके दशहरे से पहले आपके सांझी का, अब ये कब आई सांझी का त्योहार है, मतलब बात करें तो श्राद्ध पक्ष कब से कब तक चलता है? उस समय सांझी बनाई जाती है 15 दिन। तो श्राद्ध पक्ष की अगर हम बात करें, भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या, भाद्रपद पूर्णिमा से आपके आश्विन अमावस्या तक, भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक ये श्राद्ध पक्ष चलता है, कोई त्योहार नहीं मनाया जाता है। और इस दौरान है वो आपकी सांझी बनाई जाती है। कुंवारी कन्या है, घरों के बाहर क्या बनाती है? सांझी बनाती है। और ये आप लोगों को विशेष याद है। एक कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, सांझिया मंदिर कहां पर है ना, सांझिया मंदिर आपका कहां पर है? और केले के पत्तों की सांझी कहां की फेमस है? केले के पत्तों से जो सांझी बनाई जाती है वो कहां की प्रसिद्ध है? तो सांझिया मंदिर कहां पर है ये बताओ पहले तो। और सांझिया मंदिर को किस उपनाम से जाना जाता है? हाँ जी। और केले के पत्तों की सांझी कहां की है ये बताओ पहले तो, फटाफट बताओ।
मैंने कहा सर आप तो खाना, अरे ना भाई मैं कोई खाना खाने नहीं गया, 12 घंटे क्लास ले रहा हूँ और 10 दिन बाद में और 12 घंटे लेनी है। तुम क्या चाहते हो कि मैं शहीद हो जाऊँ या मुझे बहुत सारी बीमारियां हो जाए किडनी वगैरह की, है ना, ऐसा नहीं चाहते ना, इसलिए थोड़ा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा बॉडी का। हाँ जी। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये नाथ द्वारा की है और ये सांझा मंदिर है, उसको इसका एक उपनाम है वो बता दो बस, ये तो उदयपुर के अंदर हो गया। हाँ जी, बताओ बताओ फटाफट, हिम्मत से काम लो भाई। हाँ जी, आगे बढ़ो, आंसर गलत नहीं करना। देखो ये, देखो इतने सारे क्वेश्चन से 12 घंटे खड़ा हूँ मैं, 99.99% की एक्यूरेसी के साथ चल रहा हूँ। कोई भी अगर थोड़ा बहुत ऊंच नीच हुआ तो मैं वापस से देख करके सही भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होती। 12 घंटे एकाग्रता रखना अपने आप में है। कई बार बच्चे होते क्लास देखते देखते कमेंट कर देते हैं, अरे सर वहाँ ये बता, अरे तो रुक जाओ, आगे सही भी तो किया है वापस। हाँ जी, सर थोड़ा अरे ना मार नाश्ता की जरूरत को नहीं, अब लिक्विड पे ही चलेंगे पूरा अगले 8-10 घंटे, 7-8 घंटे। क्या टाइम हो गया, 3:30। चलो, सांझा मंदिर है वो आपका मच्छिंद्र नाथ का मंदिर है, नाथ पंथ के मच्छिंद्र नाथ है, मच्छिंद्र नाथ मंदिर जो आपका यहाँ पर उदयपुर के अंदर स्थित है। और केले के पत्तों की सांझी है वो आपके नाथ द्वारा की फेमस है, कहाँ पर, नाथ द्वारा राजसमंद की, ठीक है। और सांझा मंदिर मच्छिंद्र नाथ उदयपुर। आगे देखो, गणगौर के त्योहार का आयोजन कौन से महीने में होगा, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चैत्र शुक्ल तृतीया सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है, लिखो। ये खाली टिक कर सरल क्वेश्चन समझ के आगे मत बढ़ो, इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी लेके जाओ। सर्वाधिक गीतों वाला, सबसे ज्यादा गीतों वाला जो ये त्योहार है। और इसके साथ साथ गणगौर के बारे में फैक्ट लिखिएगा, कौन सी गणगौर कहाँ की फेमस है। जैसे नाथ द्वारा की गुलाबी गणगौर है, गुलाबी गणगौर कहाँ की है, नाथ द्वारा की होगी। एक ढींगा गणगौर कहाँ की है, ये प्रश्न आता है, ये प्रश्न पूछा गया है, ढींगा गणगौर। देखो ध्यान देना मेरे भाई, मुझे पता तुमने सब कुछ पढ़ रखा है। एक बार आ जाओ सारे साथी, ऐसे क्या घूम रहे हो, ढीले पड़ गए। ढींगा गणगौर त्योहार है और एक है आपका ढींगा गणगौर मेला फेस्टिवल, एंड दिस इज आपका जो है, एक तो फेस्टिवल है एक है फेयर। ये फेयर हो गया, ये फेस्टिवल हो गया। तो ये जो त्योहार है वो आपका उदयपुर का है। और मेला है जो ये आपका जो ढींगा गणगौर जो आपका लिखेगा, ढींगा गणगौर उदयपुर का मेला है वो जोधपुर में लगता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये अलग अलग प्रश्न आता है एग्जाम में। बहुत बढ़िया। एक आता है बिना ईसर की गणगौर, बिना ईसर की गणगौर, ये आपके जैसलमेर की है, ठीक है भाई। तो त्योहार और मेला इसमें थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कई बार, ठीक है। झींगा गणगौर त्योहार और मेला, हाँ झींगा या बैत मार एक ही बात है इसमें ना, इसको बैत मार भी कहेंगे, बैत मार। तो गुलाबी गणगौर है वो आपकी नाथ द्वारा की होगी, गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा की, झींगा गणगौर त्योहार हो गया। और बिना ईसर की कहाँ की क्या फेमस है वो सब बता दिया, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिएगा, बहुत सी घूंघट वाली महिलाएं अपने सिर पर 7 या 9 पीतल के पात्र संतुलित रख करके नृत्य करती है, और नृत्य की ये शैली क्या कहलाती है। देखो, बर्तन चरी जिसे कहते हैं, या वो जो आपके मटके कह दो, तो इस जो सिर के ऊपर जो रखने का जो हाँ जी, सिर पर जो ये पात्र रखने की जो शैली है वो भवई शैली कहलाती है, मटका नृत्य जिसे हम कहते हैं, भवई शैली के अंतर्गत हो गया। और ये मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है ना, इसे मटका नृत्य भी कहते हैं, मटका नृत्य कहते हैं, ये याद रखो। और इसकी हम बात करें तो ये आपका गुजरात से आया है ना, गुजरात से राजस्थान आया है। और इसके संबंध में जो ये आपका है प्रवर्तक, इसके बागाजी जाट है केकड़ी के, बागाजी, बागाजी जाट इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, केकड़ी के, बागाजी जाट केकड़ी ये इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। मटका नृत्य है ना, रूप सिंह शेखावत हो गया, पुष्पा व्यास हो गए, ये सब इसके क्या है, कलाकारों के नाम है, ये भी याद रखो। और जमीन पर रुमाल रखकर उसे मुंह से उठाना इसकी विशेषता है, कई बार परीक्षा में इसकी विशेषता से संबंधित प्रश्न आ जाता है कि जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना, जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना, मुंह से उठाना किस नृत्य की विशेषता है। और कांच के टुकड़ों और तलवार पर चलना, कांच के टुकड़ों और तलवार की धार पर चलना, ये किस नृत्य की विशेषता है। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, सीधा सीधा एग्जाम के अंदर आता है। दयाराम तारा शर्मा, दयाराम है, तारा शर्मा है, रूप सिंह शेखावत है, रूप सिंह शेखावत, अस्मिता काला है, रूप सिंह शेखावत हो गया, पुष्पा व्यास है जोधपुर के। ये सब क्या है, अब ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, दयाराम वाला भी और तारा शर्मा वाला, ये क्या इसके कलाकार है, ठीक है। बहुत बढ़िया। और एक बात तो प्रश्न ये पूछा गया कि मुंह से रुमाल को उठाना जमीन पर गिरे हुए, कांच के टुकड़ों पर चलना, ये किस नृत्य शैली की विशेषता है। लोकनाट्य भी है, एक व्यावसायिक नृत्य है, ठीक है। तो ये कलाकार है, ये कलाकार है, और ये व्यावसायिक लोकनाट्य है ना, व्यावसायिक
लोक नाट्य। चलो जी आगे बढ़ो और इनकी विशेषताओं याद रख लेना, कहां से आया है, प्रवर्तक जरूर याद रखना, बागाजी जाट। केकड़ी वर्तमान में कौन से जिले में आता है, बताओ, ब्यावर में या फिर अजमेर में। केकड़ी खुद तो पहले नया जिला बन के बैठा था। मेवाड़ में भीलों के द्वारा किस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है, मेवाड़ में भीलों का है वो आपका गौरी नृत्य है। गौरी नृत्य जिसे राई नृत्य भी कहते हैं, क्या कहते हैं, राई नृत्य भी कहते हैं। गौरी को हम क्या बोलेंगे, राई नृत्य बोलेंगे। राई नृत्य के साथ साथ हम बात करें तो भीलों के अन्य, मतलब ये तो इसका उपनाम हो गया। अब परीक्षा में प्रश्न आया, यहाँ पर भीलों के नृत्यों की बात हो रही है, तो भीलों के अन्य नृत्य, भीलों के नृत्य जो है ना, भीलों के प्रमुख डांस और कौन कौन से हैं, तो याद रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भीलों के डांस खाली इसको पढ़ना नहीं है, और भी डांस है, देखो लिखो भीलों के और डांस में गैर है, युद्ध है, द्विचक्री है, गैर है, युद्ध है, गैर है, युद्ध है, द्विचक्री है, गैर है, युद्ध है, द्विचक्री है। इसके साथ साथ हम बात करें, नेजा है, भागोरिया है, शुकर है, शुकर है, नेजा है, भागोरिया है, हाथी मना, युद्ध नृत्य, युद्ध नृत्य हो गया, हाथी मना हो गया, नेजा हो गया, भागोरिया हो गया। ये सारे के सारे इनके डांस है, आपके भीलों के डांस है। अन्य में बात करें कि त्रिपुरा सुंदरी माता जी का जो मंदिर है राजस्थान में कौन से जिले में स्थित है, ये बांसवाड़ा के तलवाड़ा में स्थित है। तलवाड़ा बांसवाड़ा में है, जहाँ माता के 18 भुजाओं वाली देवी है ये, ठीक है, 18 भुजाओं वाली मूर्ति यहाँ पर स्थित है। और पांचालों की कुल देवी है, किसकी कुल देवी है, पांचालों की कुल देवी हो गई, ठीक है। तो तुरतई माता के नाम से भी इनकी पूजा की जाती है। लिख लो, अन्य नाम में भी पूछ लिया जाए कि देवी का नाम क्या है, तुरतई माता है, उमरई गांव बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है, पांचालों की कुल देवी है। तो तलवाड़ा के उमरई गांव के अंदर, तलवाड़ा के उमरई गांव में, बांसवाड़ा के अंदर। और हमने और कुछ सारी बातें लिख ली इसके संबंध में, 18 भुजाओं वाली देवी, पांचालों की देवी, और तो क्या ही बताए, बताओ। त्रिपुरा सुंदरी, तुरतई माता लिखा नहीं क्या, उपनाम इनका तुरतई माता है ना, ये इनका ही उपनाम है। चलो जी, ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है इनके संबंध में, त्रिपुरा सुंदरी के संबंध में। अगला देखो, गोगा जी, राजस्थान के एक लोक देवता, इनके पिताजी का नाम क्या है। गोगा जी की बात करें, गोगा जी चौहान है, कभी माता का नाम पिता का नाम ऐसे पूछ लिया जाए तो गोगा जी चौहान है सबसे पहले, और जेवर जी इनके पिताजी का नाम लिख लो, चौहान वंश से संबंधित हो गए। और पिता का नाम पूछे तो आपके जेवर जी चौहान हो गया। माता का नाम आपसे पूछे तो माता का नाम बाचल दे, बाचल और काचल बहने हुआ करती थी, ठीक है, बाचल दे, बाचल और दे। अर्जन और सर्जन इनके मौसेरे भाई हो गए, अर्जन और सर्जन ये हो गए मौसेरे भाई, मौसेरे भाई। बात हो रही है गोगा जी भगवान की, है ना, लोक देवता गोगा जी। पत्नी केलम दे, ठीक है, और पुत्र का नाम कैसे, जिन्होंने बदला लिया था, हरियाणा में इनका मंदिर बना हुआ है, ठीक है, केलम दे पत्नी। और केसरिया कुंवर जी, केसरिया कुंवर जी, केसरिया कुंवर जी क्या है, इनके पुत्र है। और रूपनाथ के नाम से हरियाणा के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है, ठीक है, हरियाणा में। इन्होंने बदला लिया था फिर वापस, है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, ओके, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े। नीली घोड़ी इनके, ओके, मुस्लिम इनको जहार पीर कहते हैं, रूपनाथ जी के बेटे का नाम था, ठीक है, हरियाणा के अंदर केसरिया कुंवर जी। अगला देखो, अगला देखो, राजस्थान में हर साल आपके 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन मनाए जाने वाले जो त्योहार है, मकर संक्रांति सही, ठीक है, वो पतंग महोत्सव है आपके 14 जनवरी के दिन जयपुर के अंदर मनाया जाता है, ठीक है, जयपुर के अंदर पतंग महोत्सव, पहले भी क्वेश्चन आया था, वापस से रिपीट हुआ है, ठीक है। अगला है आपका कच्ची घोड़ी डांस है। कच्ची घोड़ी डांस है वो कौन से अवसर पर होता है, तीज, विवाह या होली या फिर आपकी नवरात्रि के अवसर पर कच्ची घोड़ी डांस कब होता है, तो कच्ची घोड़ी डांस आपका विवाह के अवसर पर होता है। शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, कहाँ का फेमस है, शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है आपका कच्ची घोड़ी डांस। और कच्ची घोड़ी डांस है विवाह के अवसर पर, और इसके साथ साथ वीर रस से संबंधित हो गया है ना, ये आपका वीर रस से संबंधित, रस पूछे तो वीर रस से संबंधित हो गया विवाह के अवसर पर। अब इसके अंदर ये नागौर में भी फेमस है, नागौर, डीडवाना, कुचामन, और ये आपके शेखावाटी क्षेत्र के अंदर नागौर में भी प्रसिद्ध है, नागौर में भी प्रसिद्ध है। अगला देखिएगा आपके कच्ची घोड़ी डांस, ठीक है, विवाह के अवसर पर। लच्छी राम जी है ना, इनका एक अभी निधन हुआ था, तो 4-5 साल पहले, कलाकार थे बड़े अच्छे। राजस्थान की महिलाएं किस अवसर पर लहरिया भां, देखो लहरिया, लहरिया नाम से ही आप सबसे पहले लहरिया पर फोकस करो कि लहरिया कब बोलते हैं, लहरिया आपके श्रावण के महीने में, श्रावण आपका तीज, श्रावणी तीज, छोटी तीज के अवसर पर। तो यहाँ पर तीज कैसी हो गई, छोटी तीज, जो आपकी श्रावण महीने के अंदर आती है ना, श्रावण शुक्ल। देखो लहरिया, महिलाओं को देखो, इधर उधर महिलाओं को नहीं, महिलाओं की वेशभूषा को देखो, नहीं तो मेरा नाम लोगे फिर। वेशभूषा देखो, पता चलेगा लहरिया ही लहरिया है, ठीक है, ओके। आगे देखिए, जयपुर का प्रसिद्ध है और प्रतापशाही, राजाशाही, क्या है ये, प्रतापशाही, राजाशाही, समुद्रशाही। ऐसे महिलाओं को जरूर पता है, पूछना कि ये लहरिया होते हैं, तुम्हें क्या पता, ठीक है, ये प्रकार है इसके लहरिया के। और लहरिया आपका अपने आप में जयपुर का फेमस है, ठीक है, जयपुरी जाई जो लहरियो लाई जो, ठीक है, ओके, जयपुर का प्रसिद्ध है।
कहाँ का प्रसिद्ध हो गया, जयपुर का प्रसिद्ध हो गया, ये इसके प्रकार हो गया। और लहरिया बात की ओढ़नी, ये इसका समुद्र लहर हो गया, राजाशाही हो गया, प्रताप शाही हो गया, ये सब लहर, ये क्या है, प्रताप है, प्रकार है भाई, प्रकार है। अगला, शेखावाटी और कुचामन के किस लोक नृत्य में ढोल या ड्रम का प्रयोग किया जाता है। कुचामन यानी कि आपका डीडवाना कुचामन हो गया, नागौर डीडवाना कुचामन, मैंने कहा यहाँ पर कच्ची घोड़ी डांस होता है, कौन सा होता है, कच्ची घोड़ी डांस। इसमें ढोल या ड्रम वाद्य यंत्र है, इसका प्रयोग किया जाता है। ये एक व्यावसायिक नृत्य है जो विवाह के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फूल की पंखुड़ियों के समान कलाकार घेरे में बंद होकर बाहर आते हैं, अंदर आते हैं, तो फूल की पंखुड़ियों के समान ये खुलता है, याद रखना। तो लिख लो इसके अंदर और फैक्ट लिख लो कि ये एक व्यावसायिक नृत्य है, व्यावसायिक नृत्य है। और उसके साथ साथ लिख लो कमल के फूल के पैटर्न पर आधारित है, कमल के फूल के पैटर्न पर आधारित। और इसके साथ साथ हम इसकी बात करें, छंवरलाल गहलोत और गोविंद पारिक इसके प्रसिद्ध कलाकारों के नाम है। छंवरलाल गहलोत, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। छंवरलाल जी गहलोत का निधन हो चुका है कोरोना काल में। छंवरलाल जी गहलोत और गोविंद पारिक, ये इनके प्रसिद्ध कलाकारों के नाम है, गोविंद पारिक। तो भाई ये तो आप लोगों को याद रखना, ये प्रसिद्ध क्या है, कलाकार है, जो कच्ची घोड़ी के डांसर है। गोविंद पारिक, छंवरलाल जी और कमल का पैटर्न और विवाह के अवसर पर आयोजित होने वाला एक व्यावसायिक नृत्य हो गया। दोस्तों, राजस्थान के उस लोक नृत्य का चयन कीजिए जो मनोरंजन और सामाजिक मुद्दों के लिए ना, एंटरटेनमेंट के लिए, इसके साथ साथ जो सोशल मुद्दे होते हैं उनको उठाया जाता है। किस में उठाया जाता है, आप देखना, कठपुतली जो कला होती है ना, उसमें पर्दे के पीछे कलाकार वो जो कठपुतली कला दिखाएगा, ऐसे नाटक चलता है एक तरह से कठपुतली, तो ये कठपुतली नृत्य हो गया, याद रखना। और कठपुतली किससे बनती है, अरडू की, अरडू या हरडू की लकड़ी से बनती है। ये आपकी कठपुतली का उदयपुर में ज्यादा बनती है ना, उदयपुर विशेष रूप से हम बात करें तो। और इसके संबंध में कठपुतली जो नृत्य है, इसके संबंध में कुछ फैक्ट ऐड करिएगा। ये नट जाति के द्वारा, ठीक है, नट जाति के द्वारा इसका मंचन ज्यादा किया जाता है। खैर बाकी तो इंडिया के है। कठपुतली नृत्य और कठपुतलियां बनती है उदयपुर में। और वो आ जाता है अपने हस्तकला वाले टॉपिक के अंदर। बाबू जी के फड़ गाते समय, लिखो, बाबू जी की फड़ गाते समय यहाँ पर पूछा गया है जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बाबू जी की फड़ के समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखो, आपका जो जंतर है वो तो आपके देवनारायण जी की फड़ किससे संबंधित है, किससे संबंधित हो गया, ये तो देवनारायण जी से संबंधित हो गया। ये हो गया आपका रावण हत्ता, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया, रावण हत्ता हो गया इनकी वादन के समय। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। इसके साथ साथ कुछ फैक्ट और ऐड कर लीजिएगा यहाँ पर। बाबू जी के पवाड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबू जी के पवाड़े कौन गाते हैं, बाबू जी के पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ में। बाबू जी के पवाड़े माठ, माठ भी अपने आप में एक अवनद वाद्य होता है, माठ वाद्य यंत्र के साथ में बाबू जी के पवाड़े माठ वाद्य के साथ में। और ये थोरी जाति के लोगों के द्वारा, किसके द्वारा, थोरी जाति के लोगों के द्वारा, रेबारी या थोरी जाति के लोगों द्वारा बाबू जी के पवाड़े गाए जाते हैं, रेबारी या थोरी जाति। अब अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं तुम लोगों से 3 क्वेश्चन पूछूंगा जो बार बार परीक्षा में आते हैं। देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबू छंद किसने लिखा, बाबू जी जो छंद है वो मेहाजी बिट्टू का है। बाबू जी छंद, बाबू जी से संबंधित जो रचना है बाबू जी छंद, ये मेहाजी बिट्टू की रचना है। और ये प्रश्न 2 साल पहले एग्जाम में आया था। मेहाजी, वापस रिसेंटली तो नहीं देखने को मिला मुझे, लेकिन वापस से आ सकता है। मेहाजी बिट्टू का है बाबू छंद। बाबू जी का जो दोहा है वो लगराज की रचना है। बाबू जी का दोहा, बाबू जी का दोहा या दुहा, तो लिखो भाई, ये रचना लगराज की है। अब एक है बाबू जी बात, बात किसकी रचना है, बाबू जी प्रकाश। बाबू जी बात किसकी रचना, बताओ कमेंट बॉक्स में फटाफट। और नेक्स्ट होगी आपकी बाबू प्रकाश है वो आसिया मोड़ जी की रचना है। बाबू प्रकाश, बाबू प्रकाश है वो आपके आसिया मोड़ जी की रचना है। ये बाबू जी का साहित्य हो गया, आसिया मोड़ जी। बाबू जी की बात किसकी रचना है, बताओ फटाफट। बाबू जी का जो छंद है वो मेहाजी बिट्टू की रचना है। एग्जाम में पूछा गया, सीधा सा क्वेश्चन है, सीधा तो क्या याद करना पड़ेगा। बाबू जी का साहित्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है बाबू जी का दोहा है लगा है, और बाबू प्रकाश है, इनका हो गया। वेरी गुड, शाबाश, ममता कृष्णा सतपाल किशन। हाँ, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना है बाबू, बाबू जी बात, बाबू जी बात है वो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो ठीक है, इतनी बात लेकर टाइम लगे भैया ना, यूं तो हल्के में थोड़ी है। देवनारायण जी के लिए आपका जंतर का प्रयोग हो गया। बाबू जी के पवाड़े हैं वो माठ वाद्य यंत्र, कई बार एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न, किशनगढ़ शैली को उसके चरमोत्कर्ष पर लाने का जो श्रेय है वो किस राजा को जाता है, तो वो आपके जो है निहाल चंद है ना, राजा नहीं। यहाँ पर चित्रकार की बात कही जा रही है, तो जो कलाकार जो चित्रकार है उनके सामने पूछा गया है ना। कागजी शैली भी इसे कहते हैं, किशनगढ़ वाली चित्र शैली को कागजी शैली भी कहते हैं। नया पॉइंट होगा वो लिखवा दूंगा, कागजी शैली कहते हैं। और तो कांगड़ी और ब्रज का मिश्रण है, कांगड़ी और ब्रज का जो मिश्रण है वो इसके अंदर आता है कागजी शैली के अंदर। और लिखिएगा सामंत सिंह के समय में जो है, सामंत सिंह के समय में शायद ये जो चित्रकार है निहाल चंद था। और इसके द्वारा जो बनाया गया जो चित्र है ना, बड़ी ठणी। अब इस बड़ी ठणी को भारत की मोनालिसा कहा गया है। बड़ी ठणी, क्या दिमाग बहुत तेज दौड़ता है, हाथ थोड़ा धीमे दौड़ता है, तो कई बार क्या होता है मेरे करेक्शन करने पड़ते हैं। बड़ी ठणी जिसे कहते हैं भारत की मोनालिसा, भारत की मोनालिसा किसने कहा था, एरिक डिक्सन ने कहा था, एरिक डिक्सन। और प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और फैयाज अहमद,
है ना, उन दोनों को जाता है, एरिक डिक्सन और फयाज अहमद। तो ये प्रकाश में लाने के अंदर शामिल थे। एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा है इसी चित्र को। बातौरी फुलवारी, अब बातौरी फुलवारी जो ग्रंथ है और राजस्थानी लोक कथाओं का संग्रह, एक किताब है विजय दान देता की, जिसमें खूब सारी कहानियां लिखी हुई है, वाद साहित्य लिखा हुआ है। तो बातौरी जो फुलवारी है वो आपके विजय दान देता की रचना है। बीजी जिनका उपनाम है, जोधपुर के बोरुंदा थे, है ना, बोरुंदा जोधपुर के निवासी हैं, ठीक है। और हम बात करें, वाद साहित्य है इसके अंदर पूरा, और इनके जो रचना है वो नोबेल के लिए भी नॉमिनेट हुई थी, 2013 की बात है, नोबेल के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। बीजी इनका उपनाम जो मिलता है ना, बीजी मिलता है। अब विजयदान जी देता, कन्हैयालाल सेठ या इतने इंपॉर्टेंट है, सूर्यमल मिश्र वगैरह, इनकी रचनाएं बारी बारी से एग्जाम में आती चलो मैं इनकी रचना लिखवा देता हूँ, ठीक है। इनका जो उपनाम है वो बीजी है, बीजी उपनाम है। अब इनकी जो रचना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। विजयदान जी देता की जो रचना है वो लिखिएगा, एक एक करके मैं लिखूंगा यहाँ पर। बात फुलवाड़ी के साथ बापू के तीन हत्यारे, बापू के तीन हत्यारे, और इसके साथ चौधराइन की चतुराई, दुविधा, दुविधा, चौधराइन की चतुराई, चौधराइन की चतुराई, चौधराइन की चतुराई, दुविधा हो गई। इसके साथ साथ मैं बात करें बापू के तीन हत्यारे, अलेकू हिटलर, अलेकू अलेकू हिटलर, बापू के तीन हत्यारे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, कई बार पूछ ली जाती है, और इसके ऊपर तो फिल्म भी बन चुकी है, ठीक है। और पहली फिल्म बनी थी शाहरुख खान वाली, वो इसी के ऊपर बनी थी। और विजय दान जी देता, ये आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है। राजस्थान का शेक्सपियर कहते हैं इनको, ठीक है। राजस्थान का, राजस्थान का शेक्सपियर किसे कहते हैं? इन्हीं को ही कहते हैं, विजय दान जी देता को। आगे बढ़ो। 1949 में बृहद राजस्थान संघ के मुख्यमंत्री कौन बने थे? बृहद राजस्थान संघ की बात हो रही है, और एकीकरण के सारे फैक्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं आगामी कुछ क्वेश्चंस के अंदर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हीरालाल जी शास्त्री। बृहद राजस्थान संघ की बात हो रही है तो 1949 के अंदर एकीकरण का जो चौथा चरण था उसकी बात हो रही है, ठीक है। पहले उदयपुर को मिला दिया गया तीसरे चरण के अंदर, और चौथा चरण है जो यहाँ पर चार बड़ी रियासतों के अंदर, तो आपकी हीरालाल जी शास्त्री है, ठीक है। अब ये तो मैं फैक्ट आपको एग्जाम वाले, चलो ये तो यहाँ एकीकरण वाले कुछ राजे महाराजे वगैरह ऐप के नोट्स में मैं लाया हूँ, तो वो भी कराऊंगा। और उसके साथ साथ जो एकीकरण है इसको तुम अच्छे से पढ़ लेना कि कौन प्रधानमंत्री बना था, कौन राज प्रमुख बना था, ये मैं करवा दूंगा अभी आपको। लेकिन उससे पहले मुझे हीरालाल जी शास्त्री के बारे में कुछ फैक्ट आपको लिखाना है, क्योंकि परीक्षा में वो चीजें ज्यादा पूछी जाती है। तो जीवन कुटीर जो वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना इन्होंने 1929 के अंदर की थी, 1929 के अंदर जीवन कुटीर यानी वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जो बाद में जाना गया था, जीवन कुटीर जो वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाना गया, ये आपके निवाई टोंक के अंदर, निवाई टोंक के अंदर स्थित है। हीरालाल जी शास्त्री के संबंध में और जयपुर प्रजामंडल की पुनः स्थापना के अंदर आप शामिल थे, वो प्रजामंडल टॉपिक में कर लेंगे आगे। बृहद राजस्थान के आप प्रधान जो है बृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री, और इनकी आत्मकथा का नाम लिखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी आत्मकथा, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछी जाती है। विजय इनकी हीरालाल जी शास्त्री के संबंध में, तो इनकी आत्मकथा के संबंध में हो गया, आत्मकथा लिखो, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, प्रलय प्रतिज्ञा, इनकी एक जो बुक है प्रलय प्रतिज्ञा नमो नमः, लिखो प्रलय, प्रलय प्रतिज्ञा नमो नमः, ये आपके हीरालाल जी शास्त्री की ही रचना है। प्रलय प्रतिज्ञा नमो नमः इन्हीं की ही रचना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जेंटलमैन एग्रीमेंट किया था मिर्जा इस्माइल के साथ में, ये उसमें शामिल थे, तो ये थोड़ा सा हमने इनके संबंध में देखा। अब देखो क्या है, ऐप के कुछ नोट्स की मैंने फोटो लगा ली कि आपके एकीकरण के समय प्रमुख राजा कौन हुआ करते थे राजस्थान के। कई बार परीक्षा में आता है, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं ऐप में पढ़ाता हूँ तो आपको इस तरीके से नोट्स लिखवा देता हूँ, तो उसी का मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है। एकीकरण के समय राजस्थान के राजे महाराजाओं के बारे में, जैसे हम यहाँ से बात करें तो बीकानेर का शार्दुल सिंह हो गया, जैसलमेर का गिरधर सिंह, तेज सिंह और अभय सिंह सिरोही के, भोपाल सिंह जो एक अपाहिज राजा था, और उदयपुर का चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा का, हरि बहादुर है झालावाड़ का, ये सब मैप में तुम्हें दिख जाएगा, बहादुर सिंह बूंदी वगैरह, ये तुम अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ लोगे ना। और उधर कुशलगढ़ का है तो हरिहरेंद्र सिंह है, अंबिका प्रसाद है तो प्रतापगढ़ का है, फारूक अली टोंक का है, और भीलवाड़ा का है तो सुदर्शन देव है, सुमेर सिंह है तो अजमेर का है, किशनगढ़ का मान सिंह सेकंड है, वो आपका कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जयपुर का राजा है। राजेंद्र सिंह है नीमराना का, वंश प्रताप सिंह है, वंश प्रदीप सिंह है, लावा ठिकाना जयपुर का, ये थोड़ा देख लेना। और ये जो है इसमें सारी चीजें जो पीडीएफ में सामने रहेगी सब हो जाएगा। एकीकरण का जो पहला चरण है 18 मार्च को, ठीक है, 18 मार्च, 18/3/48 को वो अलवर भरतपुर धौलपुर करौली शामिल होता है। एकीकरण का दूसरा चरण 25 मार्च, उससे जस्ट 7 दिन बाद में वहां पर आपके 9 रियासतें प्लस एक ठिकाना इसमें शामिल होता है, पूर्व राजस्थान संघ बनता है, प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा, ठीक है, राज प्रमुख भीम सिंह, पहले के उदयपान। तीसरा है तो एक महीने बाद जस्ट 18/4/48 के अंदर, तो पूर्व राजस्थान संघ 9 रियासतों के अंदर आपका एक उदयपुर को मिला दिया जाता है, कई बार परीक्षा में यह प्रश्न भी आता है, ठीक है। फिर एकीकरण का जो चौथा चरण है वो आपका 30 मार्च को 30 मार्च है, 18 मार्च के बाद में, सॉरी 18 अप्रैल है, 18 अप्रैल के बाद 48 के बाद में सीधा 1949 में चलो, 30 मार्च 1949 में चलो, तो वहां पर जयपुर जो जेबी जैसलमेर जयपुर जोधपुर बीकानेर ये जो बड़ी रियासत है, और बृहद राजस्थान बनता है जहां मान सिंह है वो राज प्रमुख बनते हैं, उप राज प्रमुख भीम सिंह बनते हैं। ये थोड़ा सा तुम लोग देख लेना अच्छे से, एकीकरण के चरण थोड़ा सा और देख लो आगे। पांचवें चरण के अंदर ये देखो 15 मई को है मत्स्य संघ विलय होता है, छठे चरण में शिरोई का विलय होता है, सातवें चरण में अजमेर मेरवाड़ा इनका विलय होता है, ठीक है। हाँ जी, धन्यवाद, ओके। तो एकीकरण का मैंने सारा एक शॉर्ट में आप लोगों के लिए लिख दिया है,
तो आपको कोई टेंशन होगी नहीं, सीधा सीधा आपको राज प्रमुख और उपराज प्रमुख वगैरह किसने उद्घाटन किया था, कब कौन सा चरण था, सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए अलग से आप, हाँ वो स्पष्ट दिखता है, पीडीएफ में दिखता है, यहाँ बड़े में थोड़ा सा फट गया, मैं इसको सही करके डाल दूंगा, चिंता मत करो, तुम लोग लाइव रहो बस, और कुछ नहीं। हाँ ठीक है। साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? बिजोलिया किसान आंदोलन के पहले चरण के अंदर, ये इस आंदोलन के कहेंगे हम जनक थे, और साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित हम कहेंगे इस आंदोलन के जनक थे। और मित्र मंडल एक संगठन भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। कौन सा? मित्र मंडल संगठन का निर्माण किया गया था इन्हीं के द्वारा, यह भी साथ साथ में याद रखना। ठीक है, सामंती शोषण और किसानों की जो है जन जागृति लाने का श्रेय इनको जाता है, साधु सीताराम दास और बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक। बस इतना सा याद करिए। आगे बढ़ी एकीकरण के उस बिजोलिया किसान आंदोलन के पहले चरण के। किस चरण में अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली का बृहद राजस्थान में विलय हुआ? मत्स्य संघ, मत्स्य संघ मतलब मछली, मत्स्य, फिश, फिश मतलब फाइव, फाइव से याद रखो एकीकरण का 5वां चरण, और अभी हमने पढ़ा था मई के अंदर, मई 1949 के अंदर एकीकरण का 5वां चरण। ठीक है, ओके। 1800 ईस्वी में आज के राजस्थान को राजपूताना कहने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सन 1800 की बात है, और जॉर्ज थॉमस वो पहला व्यक्ति था जिसने मौखिक रूप से सबसे पहले ये शब्द प्रयोग किया था। मौखिक प्रयोग है ना, मौखिक रूप से सबसे पहला राजस्थान के लिए जो है राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया। इनकी किताब थी मिलिट्री मेमो, है ना, हाँ जी, जॉर्ज थॉमस, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। तो यहाँ पर इसका आंसर लिख दो, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, ये इनकी बुक हुआ करती थी, और इसके अंदर ये पहला प्रयोग किया गया जॉर्ज थॉमस के द्वारा। ठीक है, हाँ जी, राजपूताना। ठीक है, राजस्थान शब्द की बात करें तो ये 1829 के अंदर, ये 1829 में एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, एनाल्स 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस, बाद में विलियम फ्रैंकलिन था, उसने 1805 में लिखित प्रयोग किया था। ठीक है, 1805 में लिखित रूप से राजस्थान शब्द का जो लिखित रूप से जो ये राजपूताना शब्द है वो विलियम फ्रैंकलिन था। ठीक है, उसने मिलिट्री मेमोयर्स का सहारा लिया था, विलियम फ्रैंकलिन था 1805 में, वो लिखित प्रयोग था, ये मौखिक प्रयोग था जो आपका ये जॉर्ज थॉमस के द्वारा। और उसके बाद अगला साल आता है 1829 का, जहां पहली बार राजस्थान शब्द का इस्तेमाल किया गया। 1829 ईस्वी के अंदर राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग, जो राजस्थान जो शब्द है वो सबसे पहली बार प्रयोग किया जाता है इस राजपूताना की भूमि के लिए, और वो जो शब्द था इस किताब के अंदर एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये जो रचना है इनकी उनमें। अब एक प्रश्न आता है, इनके गुरु का नाम क्या है? जैन गुरु यतिचंद्र। इनके गुरु का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है, जैन गुरु यतिचंद्र। अब ये प्रश्न भी अभी परीक्षा में पूछा था कि एनल, ये अपने कर्नल जेम्स टॉड के गुरु का क्या नाम था, अभी अभी प्रश्न आया था प्रश्न। ठीक है, हाँ अभी अभी पूछा गया था। प्रसिद्ध लोक नाट्य तमाशा राजस्थान के कौन से स्थान पर प्रसिद्ध है? तमाशा आपके जयपुर का फेमस है। तमाशों के अंदर हम बात करें, प्रमुख तमाशे मैंने लिखा ही नहीं थे, इसमें तमाशे लिखा देता हूँ। महाराष्ट्र आया था, प्रताप सिंह के समय आया था, बंशीधर भट्ट इसके प्रवर्तक थे, और गोपी कृष्ण भट्ट भी इनके कलाकार है। तो प्रमुख तमाशे कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और सीधा सा नाम देकर पूछे जाते हैं ये क्या है, तमाशे है कि कोई आपके ख्याल है, क्या है? तो तमाशों के नाम है, आप थोड़ा सा याद करना। प्रमुख तमाशों के अंदर एक एक करके नाम लेना। गोपीचंद है, जोगी जोगड़ है, हीर रांझा है। गोपीचंद है, ठीक है, गोपीचंद है, हीर रांझा है, जोगी जोगड़ है, मेल एंड फीमेल, मित्र और मित्री, और उसके बाद में है आपका जुठन मियां। जुठन मियां कई बार ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि बताओ जुठन मियां, जोगी जोगन, हीर रांझा है क्या? हीला ख्याल है, शेखावटी ख्याल है, जयपुर ख्याल है, या तमाशे का प्रकार है? तो ये थोड़ा याद रख लेना। बाकी तमाशे ख्यालों के भी अलग अलग आंसर होंगे, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। चल मेरी डोल की डमाक ढम, किसका झिंटिया किसका तम, आ जाइए। धानवन दुर्ग के अंदर कौन सा आएगा गुरु जी? धोरा में बना हुआ है, तो आपका जैसलमेर हो गया, तो ए के सामने हो गया, 4 हो गया, तो सीधा सीधा बी के सामने वन दुर्ग हो गया। अब वन है वो आपके, अब ये देखो थोड़ा सा ध्यान रखना, एरन यानी कंटिले पहाड़ी क्षेत्र में स्थित जो दुर्ग है उनकी बात हो रही है। तो ये ए के सामने 4 हो गया, बी के सामने वन दुर्ग, वन दुर्ग है, तो आपका बी के सामने जो है यहाँ पर दिए गए ऑप्शन के अनुसार बी के सामने 3 सिवाना का किला हो गया, बी ऑप्शन हो गया इसके अंदर। सी के सामने एरन दुर्ग है, तो आपका चित्तौड़ का किला हो गया, पहाड़ी कंटिले रास्तों वाला। और डी यानी पारी ख दुर्ग है, तो भरतपुर, पारी ख बिल्कुल भरतपुर के चारों तरफ खाई बनी हुई है जिसमें है ना पानी डाला हुआ है। मांडना एक पारंपरिक लोक कला शैली है, राजस्थान की लोक कला शैली है मांडना। मांडना आपके घरों के बाहर मांडने बनाए जाते हैं, आप सभी को पता है, और ये घरों के बाहर जो ये मांडने बनाए जाते हैं राजस्थान के मांडनों के अंदर, हम बात करें भराड़ी देवी का चित्रण भी किया जाता है ना, भीलों की देवी भराड़ी देवी, भीलों की देवी भराड़ी, इनका चित्रण भी किया जाता है। प्रमुख मांडनों की बात करें तो राजस्थान के अंदर प्रमुख मांडने दीवारों के बाहर किस प्रकार के मांडने हैं? तो प्रमुख मांडनों के अंदर लिख लीजिएगा, मांडनों की जो टाइप है उनके अंदर लिखो आपके पगलिया है, चौकड़ी है, साक्य है, पगलिया है, चौकड़ी है और साक्य है। तो ये कुछ मांडनों के प्रकार है कि भाई घरों के बाहर है, इस प्रकार के मांडने हैं वो बनाए जाते हैं।
हाँ भाई, आगे बढ़े। देखो, चीते की चाल, बाज की नजर और मेरी रफ्तार पर कभी संदेह नहीं करता है ना। मैं एक दुस्साहसी व्यक्ति हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है काफी सारी चीजों का चैलेंज स्वीकार करना। मैं कहता हूँ अगर 6 महीने में माइंड मैप 1 मिलियन हो जाएगा, आप लोगों का इतना सपोर्ट रहा तो फास्टेस्ट 1 मिलियन इन कोचिंग इंडस्ट्री, राजस्थान की कोचिंग जगत की इंडस्ट्री में सबसे तेज 10 लाख स्टूडेंट अगर किसी चैनल पर जुड़ेंगे तो वो माइंड मैप चैनल पर जुड़े, और सबसे तेज 5 लाख भी माइंड मैप पर ही हुए हैं जो सिर्फ राजस्थान को हम पढ़ाते हैं, उनकी बात उनमें भी है और ओवरऑल भी देखे तो ठीक है। मनोरंजन वाले चैनल वगैरह वो नहीं, लेकिन एक पढ़ाई वाले चैनल इतने कम वीडियो के अंदर, है ना। आपको कोई भी यूट्यूब चैनल पे अगर आप पढ़ना है तो चैनल पे वीडियो देख लो। 1-2 लाख अगर सब्सक्राइबर 2-3 हज़ार वीडियो में हो गए तब तो मामला गड़बड़ है। 1,000-2,000 हो गया तब भी मामला गड़बड़ है। अपने तो सिर्फ 480 वीडियो के अंदर 5 लाख 5.25 लाख हो रहे हैं, तो ये आपका विश्वास है। मैं तो क्या ही बताऊँ इस बारे में, लेकिन होता है ना जागरूकता नए विद्यार्थी के लिए, तो ये पहचान होता है उसका, एक मार्का होता है कि कम वीडियो में बच्चे ज्यादा जुड़े, पसंद किया जाना। ये तो माँ सरस्वती के आशीर्वाद से ही होता है। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? गर्दभ मेला है, ऊंट मेला है, वीर तेजाजी मेला है, दिए गए में तो ऊंट मेला पुष्कर अजमेर जो कार्तिक पूर्णिमा पे आयोजित किया जाता है अक्टूबर नवंबर के अंदर, अक्टूबर नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर। और ये रंगीन मेला है, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है जो ऊंटों की खरीद फरोख्त के लिए और ऊंटों के क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध है। ये आप लोगों को याद रखना है। हाँ जी, दिए गए में। हाँ जी, ओके। बूंदी के तारागढ़ किले की बात हो रही है और बूंदी के तारागढ़ किले के संबंध में आंसर बताओ फटाफट। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा बनवाया गया था? तो राजा बर सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? बर सिंह, राजा बर सिंह के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, इसका मिलान करना है यहाँ पर। हाँ जी, 1354 ईस्वी की इसकी हम बात करें, इसका निर्माण कब होता है? 1354 ईस्वी में बर सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया था। रूडयार्ड किपलिंग का एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। रूडयार्ड किपलिंग कहता है इस दुर्ग के संबंध, इस तारागढ़ दुर्ग के संबंध में, रूडयार्ड किपलिंग का एक कथन बहुत फेमस है कि इस दुर्ग का निर्माण भूतों प्रेतों ने करवाया है। बताओ, मेहरानगढ़ किले के संबंध में भी एक ऐसा कथन चलता है, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, बताओ वो कथन क्या है? रूडयार्ड किपलिंग कहता है कि ये किला भूतों प्रेतों ने बनाया है। ये किला इंसानों ने तो नहीं बनाया, प्रेतों ने बनाया है। बड़ा ही सुंदर है, तो इंसानों की बस की बात नहीं, भूत को बड़ा ताकतवर बनाया बताया इन्होंने। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है आपके जो प्रसिद्ध दर्शनीय स्थान है उनकी बात करें, दर्शनीय स्थल, दर्शनीय स्थल इस किले के संबंध में एक प्रश्न आता है कई बार, गर्भ गुंजन तोप है वो कौन से किले में रखी है? बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है कि गर्भ गुंजन तोप, गर्भ गुंजन तोप यहीं पर है। और अनिरुद्ध महल, चित्रशाला, रंग महल, रंग महल जो कि शत्रुशाल ने बनाया था और चित्रशाला जो कि उमेश सिंह ने बनाई थी वो भी यहीं पर है। अनिरुद्ध महल यहाँ पर स्थित है, अनिरुद्ध महल यहाँ पर स्थित है। ये गर्भ गुंजन तोप है ना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, गर्भ गुंजन तोप बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगला यहाँ पर दिए गए जो आपके क्षेत्र है और प्रसिद्ध व्यक्ति है राजस्थान के, बताओ कौन सा किस क्षेत्र से संबंधित है? हम बात करें कोमल कोठारी की बात करें तो शैतान सिंह की बात करें, बहादुरी और पराक्रम के लिए जाने जाते हैं, तो एक बी के सामने 4 हो गया, बी के सामने 4 हो गया, तो डी आंसर इसमें एकदम सटीक बैठ गया, डी। जगजीत सिंह की बात करें तो गजल गायक है, श्री गंगानगर क्षेत्र है ना। जगजीत सिंह हो गए तो गायक हो गए, और गायक कैसे? गजल गायक है। जगजीत सिंह गजल गाते हैं, श्री गंगानगर है ना, अभी तो दिवंगत है, पहले राजस्थान रत्न विजेता भी है। ये आप हैं आपके गंगानगर के, दिवंगत है। झाबरमल जी शर्मा है, तो यहाँ पर हम बात करें डी के सामने 2 हो गए, झाबरमल जी शर्मा है पत्रकारिता समय। कोमल कोठारी की बात करें तो ए के सामने हो गया 3, लोक संस्कृति, जिन्होंने रूपायन संस्थान बोरुंदा की स्थापना की थी विजय दांती देता के साथ में मिलकर के। किसकी स्थापना की थी? रूपायन संस्थान। और रूपायन संस्थान आपका कहां पर है? ये आपके विजय दांती देता के साथ मिलकर के बोरुंदा जोधपुर के अंदर इसकी स्थापना की थी, बोरुंदा जोधपुर में 1960 में। अगला देखो, निष्कलंक संप्रदाय या पवित्र संप्रदाय जिसे हम पाप रहित संप्रदाय कहते हैं, और निष्कलंक संप्रदाय है वो किस संप्रदाय की? इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना आपके वागड़ के धनी संत मावजी के द्वारा की गई थी, वागड़ के धनी। तो 10 में से 5-6 क्वेश्चन तो ये फिक्स है कि भाई ये यहीं से आते हैं, है ना। 10 में से लगभग 7-8 यानी 70-80%, कुछ एक नए बनेंगे वो इसमें से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। राणा भाई जो राजस्थान की, हम इनको कहेंगे सेकंड मीरा, इनको कह सकते हैं, ठीक है। याद देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, नागौर के हरनावा गांव से संबंधित है, हरनावा नागौर, सेकंड मीरा कहलाते हैं आप, हरनावा नागौर कृष्ण भक्ति के लिए। और रामचरण जी रामसनेही संप्रदाय से संबंधित है, इनके बारे में आगे बात करेंगे। संत मावजी की बात हो चली है तो संत मावजी की बात करते हैं। यहाँ पर जन्म शाबला गांव डूंगरपुर में, शाबला डूंगरपुर में आपका जन्म होता है, शाबला डूंगरपुर में आपका जन्म होता है। अगला कथन इनके बारे में लिखिएगा कि इनके द्वारा चौपड़ा ग्रंथ लिखा गया था, ठीक है। चौपड़ा ग्रंथ जो 5 ग्रंथों का समूह है, चौपड़ा ग्रंथ है इनका, संत मावजी का। विष्णु के कल की अवतार माने जाते हैं, विष्णु के, भगवान विष्णु के
कल की अवतार माने जाते हैं आपके वागड़ के धनी संत माव जी। निष्कलंक संप्रदाय याद करना, पवित्र और पाप रहित संप्रदाय जिसपे कोई कलंक नहीं हो, इस प्रकार से ये याद करना। अब इस प्रश्न का आंसर बताओ। अगला, मत्स्य महाजनपद की राजधानी बताओ भाई। मत्स्य महाजनपद की राजधानी, मत्स्य जनपद की राजधानी आपके विराटनगर, विराट सभ्यता मत्स्य महाजनपद की राजधानी, ये आपको याद रखना है। और खोज है वो कैप्टन बर्ट के द्वारा 1837 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट के द्वारा खोज की गई थी। 1837 में खोज इसके द्वारा कैप्टन बर्ट। भाई जो जो तुम लोगों का पेपर नजदीक आता है ना, मैंने तो रोटी छोड़ दी है ना, एक तरह से ऐसा मुझे रिसेंटली फील हो रहा है कि रोटी छोड़ दी। एक तरह से जो ज्यादा रोटी खाता था आजकल मैंने कम खानी स्टार्ट, क्योंकि बहुत सारा पढ़ना होता है ऐप में, यूट्यूब पे ज्यादा खा लेता हूँ, नींद आ जाती है और फिर पछतावा होता है कि यार ज्यादा कैसे खा लिया, नींद आ गई। जिम्मेदारी है तो आजकल अभी 1-2 महीने ऐसा चलेगा, फिर वापस हेल्थ पे रूटीन पे आएंगे थोड़ा सा, ठीक है, वजन बढ़ाएंगे। तो तुम लोग भी थोड़ा सा साधु बन जाओ, पढ़ाई करो जम के, एक आध रोटी खा लिया करो दिन में, 2-3 बार 4 बार बहुत है, एक एक रोटी। अच्छा, पढ़ाई बहुत शानदार होती है, मजा आ जाता है, दिमाग एकदम चलता है एकदम AK-47 की रफ्तार से। पेट कम भरा रहता है, दिमाग तेज दौड़ता है, फिर पेट भर गया, दिमाग ठस हो जाता है। 1837 में हो गया। 36 में आपके यहाँ पर दयाराम शाहनी के द्वारा 1936 के अंदर सबसे पहले हम बात करें, उत्खनन है वो आपका दयाराम शाहनी के द्वारा। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं मेरे वर्तमान दिनचर्या के अकॉर्डिंग, मैं कोई ऐसे अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जिम्मेदारी बहुत है तो सच में बहुत मजा आ रहा है मेहनत करते हुए। अभी 2 महीने और चलेगा, ऐसा सीजन है भर्तियों का आपकी। उत्खनन है आपका दयाराम शाहनी, दयाराम शाहनी और कैप्टन बर्ट के द्वारा खोज विराटनगर। जिम्मेदारी ले तो सब ठीक है, और मजे मारो तो मुझे कौन रोकने वाला, लेकिन मजे मारने वाले फिर पीछे ही रहते हैं। 5 लाख नहीं होते एक साल के अंदर। तो सीखो तुम भी मेरे से कुछ, ठीक है ना। मैं नहीं थका बेटा, मैं नहीं थका, मेरे को भी गुदगुदी होती है अंदर से। 5 लाख बच्चे हो गए, 10 लाख होने वाले हैं कुछ हमें कुछ ही महीनों के अंदर तक, और 6 लाख तो अभी इसी अगस्त अगस्त के अंदर हो जाए। मुझे जिस तरह से रफ्तार है वैसा दिख रहा है कि रोज के 1,000 1,500 आप लोग जुड़ रहे हो, बहुत बड़ा अच्छा लगता है दिल से जब मेहनत करें। तो फिर तो क्या चैन है, कहाँ नींद है, खाना पीना लिमिटेड, सिर्फ मेहनत, क्योंकि नाम हो रहा है। पर तुम लोगों का भी नाम होगा जब लगातार पढ़ते जाओगे, तो सबसे बड़ी चीज है वो पढ़ाई है भाई। बाकी सबको छोड़ दो। अगले 6 महीने अपने घर का जो रूम का दरवाजा और अपने इधर दिल का दरवाजा बंद रखना सभी लोगों के लिए, और जब दरवाजा खुलेगा तो PDF में रोल नंबर आएगा और सिलेक्शन होगा मेरे इन सभी भाई बहनों का, और उस समय तुम कॉल करोगे कि सर सेमिनार में बुलाने की तैयारी करो, आप तो आईफोन तैयार रखना, आ रहे हैं हम लेने के लिए। कितने जिले ऐसे हैं जो लाइक कर दो वीडियो पर, बता दो कि यार सर हम आईफोन लेने आ रहे हैं। कंपटीशन तो RPSC रजनीश बोर्ड करवा रही है, लेकिन टॉपर को आईफोन पूरे रास्ता में कोई भी कोचिंग ने घोषणा नहीं की, मैंने की है। तो पटवार बैच में, लैब असिस्टेंट बैच में, रीट बैच में, सब इंस्पेक्टर बैच में, और भी जो भर्ती आती जाएगी मैं घोषणा करता जाऊंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं 1 लाख रुपए का फोन देने में। तो मेरे बैच से माइंड मैप का ऐप लिया हुआ है और उसने वहां से टॉप किया है, पढ़ा हुआ। यूट्यूब वाले को भी सम्मानित करूंगा अच्छे तरीके से, लेकिन जिसने मेरे पे विश्वास दिखाया कि भाई सर के साथ पूरे साल पढ़ूंगा दिन रात एक करके, उसको तो फिर 1 लाख का फोन देना बनता है ना। ये माइंड मैप ऐप के विद्यार्थियों के लिए बड़ी घोषणा मेरी तरफ से आगामी बड़ी बड़ी भर्तियों के लिए, जिसमें मैं आईफोन दूंगा हर भर्ती के टॉपर को जो माइंड मैप बैच का विद्यार्थी होगा। रैंक 2 और 3 को भी बढ़िया वाले एंड्रॉइड फोन दूंगा, चिंता मत करो, 20 से 30 हजार वाले। इतना खर्चा आई थिंक लाखों में चला जाता है, जहां मैं यूट्यूब की एड के ही पैसा नहीं कमाता। तो मेरे लिए हेलो, अरे वो माइक डिस्चार्ज हो गया यार, 4 घंटे से बेचारा थक गया। क्या सर अब तो माफ करो, जाने दो, उसको चार्ज पे लगा दिया है। चिंता मत करो, रोड का माइक है, एक माइक है 30 हजार का है, ठीक है। सारे पैसे इन्वेस्ट कर देता हूँ मैं तो एजुकेशन में, चाहे ऐप पे लगाऊं या बच्चों के इनाम में लगाऊं, सब जगह। वो तो टेंशन मत लो, अब तो आवाज सही है ना। हाँ हाँ, संसाधन बहुत बढ़िया ला रखे हैं मैंने, कोई संसाधन से कभी समझौता नहीं, फैकल्टी से कोई समझौता नहीं, टॉप से टॉप लेवल की फैकल्टी। गुरु जी कहते हैं मुझे इतने रुपए चाहिए, मैं कहता हूँ 500 एक्स्ट्रा लीजिए पर घंटे के, लेकिन बच्चों को फुल पढ़ाइए। दूसरी कोचिंग होता है ना कि 50 घंटे में कोर्स पूरा कर दो, मैं कहता हूँ 100 क्लासे लीजिए, हिंदी है इंग्लिश है, 100 क्लासे लीजिए, 125 लीजिए, बच्चों को खूब डिटेल में करवाइए। तो गुरु जी भी सोचने लगे यार ऐसा तो कोई कोचिंग नहीं करती सर। मैंने कहा मैं कोचिंग नहीं हूँ, मैं अफोर्डेबल प्राइस में इन बच्चों का भाई हूँ, तो इनको अफोर्डेबल प्राइस में कि खर्चे निकल जाए उतनी फीस। ऐसा नहीं कि ऐसा ही बैच की 5,000 फीस, 2,100, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट के बैच 999, ऐसा नहीं कि 3-3 हजार। हमारा खर्चा निकल जाता है भाई, मेरा तो खर्चा निकल जाता है, मेरे 50-50 एम्प्लॉइज है।
इतने सारे एम्प्लॉइज, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, ऐप तगड़े लेवल का है, आपका सिस्टम बड़ा शानदार वाला है। बाकी कोचिंग वालों के ऐप फिर कैसे है बताना। तो पैसा कमाना हो तो 5,000 मैं भी रख लूँ, फिर भी बच्चा लगेगा, तो 5 गुना ज्यादा पैसे आएंगे ना। फिर वो एक मन में ग्लानि आती है यार लूट रहे हैं, फिर वो भाव मन मर जाता है, ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए अफोर्डेबल फीस रखिए। अंजना देवी चौधरी जी के बारे में प्रश्न था। राम नारायण जी चौधरी की पत्नी है, बिजोलिया किसान आंदोलन में भी भाग लेते हैं, सीकर से संबंधित है।